नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के भूगोल खंड के दूसरे लेसन का अध्ययन करेंगे, जो कि इस लेसन का ये चौथा वीडियो होगा, जिसके अंतर्गत आज हम लोग दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं, उन भौतिक प्रदेशों में तीसरा जो भौतिक प्रदेश है, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में हम लोग उत्तर के पर्वतीय भाग, उत्तर के विशाल मैदान के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो अब जो तीसरे भौतिक प्रदेश का अध्ययन करना है, उसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। आइए पहले प्रायद्वीप क्या होता है और पठार क्या होता है, इसको जान लें। अक्सर लोग पर्वत और पठार को एक मान बैठते हैं, लेकिन पर्वत और पठार में पर्याप्त अंतर होता है। तो ये जानते हैं पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं और प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तब इसके बारे में फिर अध्ययन शुरू करते हैं। देखिए, पर्वत और पठार, पर्वत और पठार, पर्वत और पठार दोनों अपने आसपास की भूमि से ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं। पर्वत और पठार दोनों अपने आसपास की भूमि से ऊपर उठे हुए भाग होते हैं, लेकिन दोनों की चोटी में, दोनों के शिखर में अंतर होता है। जहां पर्वत की चोटी, पर्वत का शिखर जो होता है नुकीला होता है, तीव्र ढाल वाला होता है, वहीं पठार का जो सिरा होता है, जो चोटी होता है, वह तीव्र ढाल ना होकर के समतल मेज के आकार का होता है। यही पर्वत और पठार में अंतर है। तो ये जो भारत का दक्षिणी भाग है, ये कुछ इसी टाइप का है। अब आइए जान लेते हैं प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो ऐसा स्थलखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, सागर समुद्र से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये भारत का जो दक्षिणी भाग है, यह तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। यानी कि जो भारत का दक्षिणी भाग है वह प्रायद्वीपीय है और इसका धरातल कैसा है, वह समतल है, लेकिन आसपास की भूमि से ऊपर उठा हुआ है, इसलिए इसको पठार कहा जाता है। इसलिए इसका अध्ययन हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के रूप में करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, इसकी स्थिति क्या है। तो प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति जो है, वह उत्तर के विशाल मैदान, पढ़ चुके हम लोग ना, उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे समुद्र तटीय मैदान पढ़ेंगे, आगे पढ़ा जाएगा। मानचित्र में आपको दिखाई भी पड़ रहा है कि ये कुछ खाली भाग छोड़ा गया है, और ये जो लाइनिंग से भाग दिख रहा है, यही प्रायद्वीपीय पठार है। तो उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण तथा समुद्र तटीय मैदान के मध्य में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। अब विस्तार के बाद में, विस्तार या स्थिति के बाद में इसका निर्माण कैसे हुआ, निर्माण देख लेते हैं। ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय भाग है, इसका निर्माण जो हुआ है वह आग्नेय एवं रूपांतरित रवेदार या क्रिस्टलीय चट्टानों से हुआ है। यह प्राचीनतम स्थल खंडों में से एक है, क्योंकि यह भाग जो है वह प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है।
तो ये इसका निर्माण हो गया कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण जो हुआ है वह रवेदार या क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है और ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 2 भागों में या कभी कभी 3 भागों में बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 2 भागों में बांट दिया जाए, 3 भागों में बांट दिया जाए। नंबर 1 मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि। नंबर 2 दक्कन का पठार, या दक्षिण का पठार, या दक्षिण का पठार। और नंबर 3 जो कि यहां पर होगा, आगे भी बताया जाएगा, कार्बी एंग्लोंग, मेघालय आदि विभिन्न नामों से इस पठार को जाना जाता है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 3 क्या लिखेंगे? कार्बी एंग्लोंग का पठार। तो आइए एक एक के बारे में जाना जाए, किसका क्या, कहां से किसका कहां तक विस्तार है, किसकी क्या विशेषता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं मध्य उच्च भूमि को। देखिए नर्मदा नदी के उत्तर का जो भाग है उसे मालवा के पठार या मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी और इसके दक्षिणी सिरे पर सतपुड़ा की श्रेणियां या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और इसके पश्चिमोत्तर में अरावली पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिमोत्तर की तरफ या पश्चिम की तरफ धीरे धीरे करके राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से या थार के मरुस्थल से मिल जाता है, जबकि पूरब की तरफ बढ़ने पर इसको अन्य स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे बुंदेलखंड का पठार या बाघेलखंड का पठार। और पूरब जाने पर जहां पर दामोदर नदी प्रवाहित होती है इस क्षेत्र को छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। देखिए इस क्षेत्र में जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, जैसे सिंध, केन, बेतवा, सोन आदि, ये नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए उत्तर के विशाल मैदान पर प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां गंगा एवं यमुना से आकर के दाहिने सिरे से मिल जाती हैं, जो इस भूमि के ढाल को प्रदर्शित करती हैं कि मध्य उच्च भूमि का ढाल किस तरफ है। अब आइए हम लोग देखते हैं दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार। दक्कन के पठार का विस्तार जो है वह नर्मदा नदी के दक्षिण में है। यह त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसका जो आधार है वह उत्तर की तरफ चौड़ा है। इसके आधार के या उत्तर की तरफ पश्चिमोत्तर पे यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित हैं, जबकि पूरब की तरफ महादेव, मैकाल,
व कैमूर की पहाड़ियां स्थित हैं। इसका ढाल पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की तरफ है। इसके दोनों किनारों पर, पूर्व और पश्चिम किनारों पर पहाड़ियां स्थित हैं, जिन्हें पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पूरब की तरफ जो पहाड़ियां स्थित हैं उनको पूर्वी घाट की पहाड़ियों के नाम से, और पश्चिम की तरफ जो पहाड़ियां स्थित हैं उनको पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यानी कि दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय भाग है, इसके पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर पर्वत श्रेणियां स्थित हैं, जिन्हें पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ियां और पश्चिम में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। आइए इन पहाड़ियों की भी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। पश्चिम की तरफ जो पहाड़ियां हैं ये सतत हैं, कंटिन्यू है। इनकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है, यानी कि उत्तर की तरफ इनकी ऊंचाई कम है, जबकि दक्षिण की तरफ बढ़ने पर इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। और इनकी जो औसत ऊंचाई है वह 600 मीटर है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियां जो है, इनकी औसत ऊंचाई जो है वह 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर की तरफ इन्हें सह्याद्री, गिरनार आदि पहाड़ियों के नाम से, जबकि दक्षिण की तरफ इन्हें सेवराय एवं जावेडी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। आइए अब पूर्वी घाट की पहाड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाए। पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं, इनका जो औसत ऊंचाई है वह 600 मीटर तक है। ये कंटिन्यू नहीं है, ये असतत है, यानी कि ये पहाड़ियां बीच बीच से कटी फटी हैं। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार पर जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी आदि नदियां इन पहाड़ियों को जगह जगह से खंडित कर दी हैं। पूर्वी घाट की पहाड़ियों को जगह जगह से काट दी हैं। प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग में प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग में सबसे दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां, बीच में अन्नामलाई की पहाड़ियां और ऊपर की तरफ नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। और दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह अन्नामलाई पहाड़ियों के अंतर्गत ही स्थित है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। कितना? 2695 मीटर, और जिसका नाम है अनाई मुड्डी।
दूसरी जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वह है डोडा बेट्टा। क्या है? डोडा बेट्टा। जिसकी हाइट है 2633 मीटर। इन्हीं भागों में दक्षिण के पर्वतीय स्थल या हिल स्टेशन स्थित हैं, जैसे ऊटी या उटक मंडलम व कोडाई कोनाल। तो ये कुछ जानकारी रही दक्कन के पठार या दक्षिण के पठार के बारे में। आइए थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कार्बी एंगलांग पठार के बारे में। देखिए, कार्बी एंगलांग का पठार भी दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, जो एक भ्रंश के द्वारा मुख्य पठार से अलग हो गया है। इस पठार को कार्बी एंगलांग पठार के नाम से, मेघालय पठार के नाम से, उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस पठारी भाग में गारो, पश्चिम से पूरब की तरफ गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां स्थित हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में।